नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मुलायम सिंह। आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है अपना मैन्यूर। देखो, जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे थे फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र का जो अर्थ था वो था उर्वरक, और फर्टिलाइज़र का जो निर्माण होता है वो होता है आपके कारखानों में या फैक्ट्रियों के अंदर। फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र के अंदर एक या एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो अपना जो टॉपिक है वो है आपका ऑर्गेनिक मैन्यूर। ऑर्गेनिक मैन्यूर की अपन बात करेंगे। ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैन्यूर के अंदर क्या है, जिसे फार्म अवशिष्ट आता है अपना, एक आता है जिसे पशुओं का जो अवशिष्ट है, मलमूत्र है, शहर का जो कूड़ा करकट है आदि को सड़ा गलाकर जो खाद तैयार की जाती है, उन खादों को कार्बनिक खाद कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे, जैसे एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि खाद किस भाषा का शब्द है। तो जो खाद है, वो जो खाद है आपका, खाद संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिया गया है या खाद्य शब्द से लिया गया है। यहाँ अपन बात करेंगे खाद्य शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है भोजन। जैसे मानव को अपना जीवन चक्र चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो अपने प्लांट है, उन प्लांट को भी अपना जीवन चक्र चलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स या खाद की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी में शब्द जो मैन्योर है, जो खाद है, अंग्रेजी के अंदर मैन्योर है, और फ्रांसीसी भाषा के शब्द मोनोवीरर के द्वारा ये लिया गया है। खाद से ही मृदा की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ जैसे अपन बात करेंगे, खेत के अंदर खाद का प्रयोग करेंगे। खाद का प्रयोग करने से खेत की जो सोइल फर्टिलिटी होती है, मृदा उर्वरता होती है, उस मृदा उर्वरता का निर्माण होता है। जिसमें आपको बताना चाहूँगा, एक होता है फर्टिलाइजर और एक होता है मैन्यूर। बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है? खाद और उर्वरक में मुख्यतः अंतर की बात करें तो देखो, जो खाद है वो क्या है आपका, ऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा, जिसे शहर का कूड़ा करकट है, फसल के अवशेष है, पशुओं का अवशिष्ट है, या आपके जो खेत के और भी बचे हुए जो अवशिष्ट है उनको सड़ाकर जो तैयार किया जाता है वो खाद कहलाता है। लेकिन जिसे कल कारखानों के अंदर एक या दो पोषक तत्वों से मिलाकर बनाया गया जो उर्वरक, ये जो तत्व है, उन्हें अपन फर्टिलाइजर कहते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे, दूसरा जो अंतर है वो ये अंतर है कि खाद का खेत में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और जो अपना फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर का कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। खाद के कारण मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ती है। मृदा की जो जैविक है, बायोलॉजिकल जिसको अपन कह सकते हैं, फिजिकल है आपका, एक आता है केमिकल कंडीशन। तो मृदा की बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल कंडीशन के अंदर इंप्रूवमेंट होता है। मृदा के ऊपर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता, और मृदा में पाए जाने वाले लाभदायक जो सूक्ष्म जीव है उनकी मात्रा बढ़ जाती है। वहाँ दूसरा जो अपना फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से मृदा की जो फिजिकल कंडीशन है वो खराब हो जाती है। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव वो नष्ट हो जाते हैं, और अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज करने के कारण फसल प्रोडक्शन में भी धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। एक आता है कि जो अपना खाद है ये मृदा में लंबे समय तक अपना प्रभाव डालता है, और इसका जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक रहता है। एक आता है अपना जो फर्टिलाइजर है, इसका जो प्रभाव है वो मृदा में कम समय के लिए रहता है। तो ये इसके बेसिक डिफरेंस है खाद और उर्वरक। से आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को थोड़ा अपन ग्राउंड पे लेंगे। इसकी जो मेथड है, किस प्रकार से खाद तैयार किया जाता है, तो गांव के अंदर आपने देखा होगा प्रत्येक किसान के घर पे ये बेसिक जो चीजें हैं वो अपन है ना आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद देखो अपन बात करेंगे, एक आता है आपका जीवाश्म खाद। तो जीवाश्म खाद का अर्थ क्या होता है? जीव प्लस अंश। जो जीवों का अंश है, उस जीवों के अंश के जो कार्बनिक पदार्थ है उनका अपघटन किया जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, और अपघटन के बाद में, सड़ने के बाद एक बायो कंपोस्ट तैयार होता है। आपका जीवों का जो कंपोस्ट है वो तैयार होता है। तो यहाँ पर देखो, पशु पक्षियों की मलमूत्र है, शरीर के अवशेष है, फार्म पर उगाई गई फसलों के अवशेष है, उद्योगों के सह उत्पाद है आदि के विघटन। विघटन का मतलब होता है टूटना। टूटने के फलस्वरूप निर्मित पदार्थों को जीवाश्म खाद या कार्बनिक खाद कहा जाता है। मोस्टली जो कार्बनिक खाद है, कार्बनिक खादों को मुख्य रूप से दो भागों के अंदर बांटा गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बनिक खादों के क्लासिफिकेशन में से। जो कार्बनिक खादों का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे।
तो जो कार्बनिक खाद है, कार्बनिक खादों को मोस्टली दो भागों में बांटा गया है। एक आता है स्थूल कार्बनिक खाद, ये यहां पर जिसे अपन बात करेंगे, एक आता है स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद, और नंबर 2 है आपका सांद्र कार्बनिक खाद। तो यहां पर देखो स्थूल कार्बनिक खाद के अंदर कौन सी श्रेणी के खाद आते हैं और एक आता है सांद्र कार्बनिक खाद के अंदर कौन सी श्रेणी के खाद आते हैं। तो यहां पर देखो स्थूल कार्बनिक खाद में क्या होता है कि वे खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है अधिक, लेकिन उस ऑर्गेनिक मटेरियल के एवज के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है, कम रहता है। ऐसी सभी खादों को स्थूल कार्बनिक खाद कहा जाता है। एक बार डेफिनेशन के ऊपर वापस आइए आप। जो स्थूल कार्बनिक खाद है उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक, लेकिन कार्बनिक पदार्थों की मात्रा की अपेक्षा पोषक तत्वों की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। इसे स्थूल कार्बनिक खाद कहा जाता है। अब बात किया जाए कि स्थूल कार्बनिक जो खाद है वो कौन कौन सी है, जैसे आपकी गोबर की खाद है, एक आता है आपका जैसे मानव मल आता है, नाइट सोइल जिसको बोलते हैं आप, हरी खाद है आपकी, एक चिड़िया की बीट आता है, ये सभी आपके क्या है स्थूल कार्बनिक खादें। तो यहाँ पर देखो आप, जो पहला है भारी स्थूल कार्बनिक खाद। ऐसे जीवांश खादों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, जैसे गोबर की खाद, जैसे आपका कंपोस्ट है, जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट है, केचुए की खाद है, जैसे आपका ग्रीन मैन्यूर है, हरी खाद है, जिसे नाइट सोइल आता है, मानव मल जिसको बोलते हैं, एक आता है चिड़िया की बीट है, इसके अलावा अपवक है, और गंदे नालों की जो खाद है, मेले खाद है, आदि इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से स्थूल या भारी खाद का उदाहरण है, तो ये सभी आपके स्थूल या भारी खाद के उदाहरण है। नंबर 2 नेक्स्ट आता है आपके सांद्र कार्बनिक खाद। सांद्र कार्बनिक खाद जस्ट इसका विपरीत होता है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की अपेक्षा न्यूट्रिकल जो बैलेंस होता है वो क्या रहता है, ज्यादा। या आपसे पूछा जाए वे कार्बनिक खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अपेक्षा उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, ऐसी खादों को सांद्र कार्बनिक खाद कहा जाता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे हड्डी का जो चूरा होता है, एक आता है रक्त का पाउडर है, मछली का चूरा है, खली की खाद है, ये सभी जो खादें हैं वो कैसे आती है आपके सांद्र कार्बनिक खाद। तो यहाँ पर देखो नंबर 2 जो है सांद्र कार्बनिक खाद, ऐसी जीवाश्म खादों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जैसे खली की खाद। खली की खादों के बारे में बात करेंगे, तेल वाली जो फसलें हैं उनका तेल निकालने के बाद बचा जो मटेरियल है, उस बचे मटेरियल का प्रयोग अपन मृदा की फर्टिलिटी को बनाए रखने में करते हैं। उसके अलावा जैसे बोन मील आता है आपका, हड्डी का चूरा, जैसे हड्डियों का उपयोग करने के बाद बने हुए मटेरियल, बचे हुए मटेरियल को मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए अपन काम में लेंगे। एक आता है बेटा आपके सूखा रक्त। तो जैसे बूचड़ खानों के अंदर जो रक्त होता है उसको सुखाकर एक पाउडर बनाया जाता है और पाउडर बनाकर उसको खाद के रूप में प्रयोग लिया जाता है। एक आता है जिसे मछली की खाद है, तो मछली की खाद है वो भी आपके किस में आती है, सांद्र कार्बनिक खाद में। तो यहाँ आपका खाद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई। उसके बाद कार्बनिक खादों को 2 भागों में बांटा गया, सांद्र कार्बनिक, ये स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्र कार्बनिक खाद। स्थूल के अंदर कार्बन की मात्रा अधिक लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। सांद्र कार्बनिक खाद में कार्बनिक पदार्थों के एवज में पोषक तत्वों की मात्रा क्या रहती है, अधिक होती है। ऐसी खाद को सांद्र कार्बनिक खाद कहा जाता है। अब धीरे धीरे अपन बात करेंगे जीवाश्म जो खादें हैं उनके जो प्रकार है, उन जीवाश्म खादों के प्रकार की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर जीवाश्म या कार्बनिक खादों का जो पहला प्रकार है वो है आपका गोबर की खाद या FIM। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि गोबर की खाद तैयार करने के लिए जो कंपोजिशन होता है, जो मटेरियल होता है, जो इसके संगठक होते हैं, किन किन के द्वारा गोबर की खाद तैयार की जाती है। ठीक है, तो यहां पर गोबर की खाद के जो मुख्य घटक है, सबसे पहला घटक है आपका गोबर। पहला जो घटक है आपने देखा होगा, जो पशुओं का जो गोबर है वो पहला घटक है। इस गोबर में सामान्य जो नाइट्रोजन की मात्रा है 0.3 से 0.7
फास्फोरस की मात्रा है 0.25 और पोटास की मात्रा है 0.3 से 0.5%। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सामान्य गोबर के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 0.3 से 0.7, सामान्य गोबर में फास्फोरस की मात्रा 0.25, सामान्य गोबर के अंदर पोटास की मात्रा 0.3 से 0.5%। उसके बाद में दूसरा इसका जो घटक है वो घटक है आपका मूत्र। मूत्र की अपन बात करेंगे, जैसे आपने देखा होगा जो पशु का मूत्र है उसके अंदर भी यूरिया का 2% मात्रा होता है और ये जो यूरिया है ये फसल की ग्रोथ के लिए काम आता है। इसलिए हो सके तो गोबर के अंदर मूत्र मिला हुआ हो तो वो गोबर है वो अच्छी क्वालिटी का खाद तैयार करता है। इसके अलावा एक आता है लीटर। लीटर की अपन बात करेंगे, जो बिछावन होती है, आपने देखा होगा अपने जो किसान है वो अपने पशुओं के नीचे पुआल बिछाता है या मूत्र युक्त मिट्टी बिछाता है, उस मिट्टी का भी खाद बनाने के अंदर वो प्रयोग करता है। तो ये आपकी गोबर की खाद की क्या है, घटक है। गोबर की खाद में जो पोषक तत्वों की मात्रा है, जो FIM है, प्योर जो FIM है, उस FIM के अंदर अपन बात करेंगे कि जो NPK का जो अनुपात है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोबर की खाद में जो NPK का जो अनुपात है या अपन कह सकते हैं FIM में NPK का जो अनुपात है वो कितना होता है। तो यहां पे 50 25 50 आपको कैसे याद रखना है, NPK 50 25 50। तो यहां अपन बात करेंगे नाइट्रोजन 0.50, फास्फोरस है आपके 0.25 और जो पोटास की मात्रा है वो है आपके 0.5%। ठीक है, तो सामान्य गोबर में और FIM के अंदर जो इनका जो कंपोजिशन होता है उस कंपोजिशन में NPK का अनुपात थोड़ा अलग है। इसलिए आप यहां FIM के अंदर NPK का अनुपात 0.5%, नाइट्रोजन 0.25%, फास्फोरस और 0.50% क्या होता है इसके अंदर पोटास पाया जाता है। यहां कृषि प्रवेशक भर्ती 2012 थी, वहां एक क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन पूछा गया कि FIM में फास्फोरस परसेंटेज पाया जाता है। वहां ऑप्शन नंबर जो एक था आपका, वो ऑप्शन नंबर एक था 0.1%, ऑप्शन नंबर 2 था 0.2%, ऑप्शन नंबर 3 था आपके 0.3% और ऑप्शन नंबर 4 था 0.4%। तो यहां आपने देखा मेरा जो क्वेश्चन था FIM में फास्फोरस की मात्रा होती है। ठीक है, यहां जैसे आपने FIM में फास्फोरस की जो मात्रा है 0.25 देखी। ठीक है, यहां ऑप्शन के अंदर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अब अपने सामने समस्या है कि 0.2 को आंसर किया जाए या 0.3 को आंसर किया जाए। तो यहां पे आप अपने स्वयं के विवेक के द्वारा कि जो न्यूनतम वैल्यू है उस न्यूनतम वैल्यू को मान के आपको आंसर करना है। इसलिए उस एग्जाम के अंदर जिन बच्चों ने 0.2 को राइट आंसर किया है उनका सही था, बाकी जिन्होंने 0.25 को 3 में कन्वर्ट किया है उनके क्वेश्चन को गलत किया गया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है, FIM में NPK का अनुपात कितना है, 0.50, 0.25, 0.50। ठीक है, 50 25 और 50 इस सीक्वेंस से आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, एक आता है जिसे गोबर की खाद तैयार करने की जो विधियां है वो कौन कौन सी विधियां है। तो गोबर की खाद तैयार करने की जो मेथड्स है उन मेथड्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला इसका जो मेथड है वो है वर्तमान प्रचलित विधि। वर्तमान प्रचलित विधि की बात करेंगे। वर्तमान प्रचलित विधि के अंदर क्या होता है कि जो किसान होता है वो किसान क्या करता है, किसी खेत के एक कोने के अंदर या अपनी जो पशुशाला है उस पशुशाला के एक कोने के अंदर क्या करता है, गोबर की एक ढेरी लगाता है। गोबर की ढेरी लगाने के बाद में क्या होगा, ढेरी लगाने के बाद में बरसात के द्वारा उस गोबर की जो खाद की जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के साथ घुलकर नीचे की ओर अपक्षालित हो जाते हैं, जिसके कारण इस प्रकार से तैयार किया जो खाद है उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। और ये एक प्रकार से दोषपूर्ण प्रणाली है, क्योंकि इसके अंदर जो खाद है उस खाद की क्वालिटी अच्छी
नहीं रहती। तो वर्तमान प्रचलित विधि के अंदर सीधी सी बात यह है, किसान क्या करता है, एक बिना वैज्ञानिक तरीके से देसी हिसाब से क्या करता है, खाद तैयार करता है और एक गोबर की खाद की ढेरी तैयार करता है। उस ढेरी में क्या होता है, किसी प्रकार के तापमान का, किसी प्रकार की वर्षा के अतिरिक्त जल का कोई मैनेजमेंट नहीं रहता और अतिरिक्त तापमान और अतिरिक्त जल के कारण उसके न्यूट्रिएंट्स का ह्रास होता है। इसलिए ये जो प्रणाली है ये आपकी दोषपूर्ण प्रणाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है संशोधित गड्ढा विधि। इस विधि के अंदर किसान को थोड़ा एहसास हुआ कि जो मैं वर्तमान विधि अपना रहा हूं वो वर्तमान विधि दोषपूर्ण है, इसलिए उस किसान को ऐसे लगा कि मेरे को एक गड्ढा खोदना चाहिए और इस गड्ढे के पैंदे के अंदर घास फूस लगा देनी चाहिए। तो इस गड्ढे के पैंदे में घास फूस लगाने के बाद वो किसान इसको ढेरी के रूप में यहाँ पर खाद इकट्ठा करता है और इसके अंदर वर्षा के अतिरिक्त जल का और तापमान का भी ध्यान रखा जाता है। इस खाद के अंदर वो कई बार बीच बीच के अंदर पानी का प्रयोग करता है जिससे अपनी जो खाद है वो सड़कर तैयार हो जाए और पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए। उसके बाद इस सड़ी हुई खाद का वो प्रयोग करता है। तो ये आपकी संशोधित गड्ढा विधि है। नंबर 3 जो है वो है ट्रेंच विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंच विधि के अंदर क्या होता है, एक खाई बनाई जाती है। जैसे एक ये खाई है, इस खाई की जो चौड़ाई है 3 से 4 फीट तक रखी जा सकती है, इसकी जो गहराई है वो 1 मीटर रखी जा सकती है और इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर तक रखी जा सकती है। ठीक है, जैसे इसकी जो चौड़ाई है वो आपके 3 फीट है, इसकी जो गहराई है वो आपके जैसे 1 से 1.5 फीट तक हो सकती है और इसकी जो लंबाई है वो आपके 6 से 8 मीटर तक आप आसानी से रख सकते हो। ठीक है, ट्रेंच विधि में। अब यहां पर जो ट्रेंच आपने बनाई है इसकी चौड़ाई और इसकी गहराई को आपको कभी नहीं बदलना चाहिए। यदि पशु की संख्या आपके पास ज्यादा है तो इस ट्रेंच की लंबाई को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन गहराई और चौड़ाई को बढ़ाना इसके लिए नुकसानदायी होता है। अब इस विधि के अंदर क्या है, जैसे इसमें खाद डाला जाता है और ये भी एक प्रकार से इसमें बढ़िया क्वालिटी की खाद तैयार होती है। तो गोबर की खाद तैयार करने की सबसे सर्वोत्तम जो विधि है वो विधि कौन सी है, आपकी ट्रेंच विधि। पहली थी वर्तमान विधि, दूसरा है संशोधित विधि। वर्तमान विधि क्या है, दोषपूर्ण है। उसके बाद ट्रेंच विधि है, गोबर की खाद तैयार करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है और इस विधि में किस प्रकार से खाद तैयार होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे, एक आता है कि जिसे सामान्य FIM का 1 हेक्टेयर में कितना यूज किया जाता है। तो पर हेक्टेयर के हिसाब से देखो, एक होता है अपनी क्रॉप जनरल जो फसलें होती है, एक आता है अपनी वेजिटेबल्स। तो जनरल फसलों की अपेक्षा वेजिटेबल्स के अंदर FIM की ज्यादा मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां अपन बात करेंगे कि गोबर की खाद की प्रयोग की विधियां जो है इसमें सामान्य फसलों में 10 से 15 टन और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। आपसे पूछा जाए 1 टन बराबर कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम, या अपन कह सकते हैं 1 टन बराबर 10 क्विंटल। तो ये आपको है ना, ये डेटा याद रहना चाहिए। 1 क्विंटल बराबर 1000 किलोग्राम, 1 टन बराबर 10 क्विंटल। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। इसके बाद अपन बात करेंगे सामान्य फसलों के अंदर 10 से 15 टन आपने काम में लिया है, लेकिन जो सब्जियां होती है, सब्जियों की क्या होती है, क्रॉप ड्यूरेशन कम रहती है, मृदा से ज्यादा पोषक तत्व चाहती है, इसलिए इसके अंदर सामान्य फसलों की अपेक्षा खाद उर्वरकों की मात्रा ज्यादा डाली जाती है। सब्जियों के अंदर 20 से 25 टन FIM की मात्रा डाली जाती है। एक आता है जिसे FIM जो है वो अपने खेत के अंदर कब प्रयोग में करनी चाहिए और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जनरल भाषा में देखा होगा, गांवों के अंदर क्या होता है, अपने जो फार्मर होते हैं वो फार्मर फसल की बुआई के 1 माह पूर्व क्या करते हैं, खेत में FIM को समान रूप से बिखेरते हैं और उसके बाद में है ना मिट्टी पलटने वाले हल से उस FIM को मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी में डालने के बाद में है ना वो जिसे सिंचाई करते हैं, उसमें पानी डालते हैं ताकि डाली गई जो अपनी कंपोस्ट है या FIM है उसका क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए और वो मृदा के अंदर आसानी से मिल जाए। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है FIM का प्रयोग बुआई के कितने दिनों पूर्व किया जाता है। तो बुआई के 4 वीक पहले, और 4 वीक की अपन बात करेंगे 4 सप्ताह पहले या 1 माह पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखो FIM जो है, FIM के बाद नेक्स्ट आता है आपका जो कंपोस्ट है, आपका वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट की आज अपन बात करेंगे। वर्मी कंपोस्ट एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट क्या है। वर्म का अर्थ कीड़ा और कंपोस्ट का मतलब उस कीड़े के द्वारा तैयार की गई जो खाद है उस खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है।
यहां अपन बात करेंगे केचुए के द्वारा तैयार की गई जो खाद है उस खाद को अपन क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि मैंने पहले की परिभाषा में बताया, वर्म का अर्थ कीड़ा और एक होता है कंपोस्ट, उस कीड़े के द्वारा तैयार की गई खाद, अर्थात केचुए के द्वारा तैयार की गई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे जो वर्मी कंपोस्ट है, इस वर्मी कंपोस्ट के अंदर अपना जो एनपीके का जो अनुपात है वो कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ वर्मी कंपोस्ट में एनपीके का जो अनुपात है उस एनपीके के अनुपात की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो नाइट्रोजन है वह है 1.2 से 2.5, कुछ किताबों में यहाँ मिला हुआ रहता है 1.5 से 2.5। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस जो है वो है 1.6 से 1.8%। जो पोटास है, पोटास है आपका 1 से लेकर 1.5%। तो ये आपका जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट में एनपीके का जो अनुपात है आप आसानी से बता सकते हो। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो 1.5 से 2.5, 1.6 से 1.8, 1 से लेके 1.5, या ऐसे याद कर सकते हो 15 से 25, 16 से 18 और 10 से 15, और बीच में क्या लगाना है आपको, डॉट लगाना है। इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट के अंदर पाए जाने वाले एनपीके की मात्रा को आप याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। दूसरा आता है जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो केचुए के जो प्रकार होते हैं उन केचुए के प्रकार की बात करेंगे। तो यहां पर देखो केचुआ मोस्टली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, केचुए की जो प्रकार है उन प्रकार के बारे में बात करेंगे। एक होता है आपका एपिजिक, एक होता है डायोजिक और एक होता है भैया इंडोजिक। तो यहां जो केचुआ है उस केचुए को मोस्टली 3 भागों में बांटा गया है मर्दा गहराई में रहने के आधार पे, या मर्दा के आवास के आधार पे केचुए को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है एपिजिक, नंबर 2 है डायोजिक, नंबर 3 है आपका इंडोजिक। तो यहां अपन बात करते हैं एपिजिक जो केचुआ है वो मर्दा के अंदर 1 मीटर की गहराई में रहता है। एपिजिक जो केचुआ है मर्दा में 1 मीटर की गहराई में रहता है। डायोजिक जो है 1 से 3 मीटर की गहराई में रहता है, और एक होता है आपका इंडोजिक, ये 3 मीटर से भी अधिक गहराई के अंदर मर्दा के अंदर रहता है। तो यहां आपसे पूछा जाए कृषि के लिए सबसे उपयुक्त केचुए की जो प्रजाति है वो कौन सी है, तो वो आइसिनिया फोएटिडा। आइसिनिया फोएटिडा एक एपिजिक केचुए का प्रकार है। आइसिनिया फोएटिडा एक प्रकार का एपिजिक केचुआ होता है और ये राजस्थानी कंडीशन के अंदर एक सूटेबल केचुए की प्रजाति है। तो यहां आपके एपिजिक, डायोजिक और इंडोजिक में से आपसे ये पूछा जाए कि मर्दा के लिए या फार्मर के लिए, किसान के लिए, फसल के लिए इन तीनों में से किस प्रकार का केचुआ उपयुक्त है, तो आप ये देखो एक जो केचुआ है वो 1 मीटर की गहराई तक रहता है, एक केचुआ 1 से 3 मीटर की गहराई में रहता है और एक केचुआ 3 मीटर से भी अधिक गहराई में रहता है। तो अपना जो रूट जोन होता है, फसल का जो जड़ क्षेत्र होता है, वो जड़ क्षेत्र आपने देखा होगा वो रहता है 1 मीटर से कम गहराई में। तो यहां अपन बात करेंगे कि जब मर्दा के अंदर फसल की जो जड़ें हैं वो 1 मीटर की कम गहराई से रहती है, तो इसके नीचे यदि कोई केचुआ है वो फसल के लिए कोई लाभदायक नहीं होता, कोई प्रकार से उपयुक्त नहीं रहता। इसलिए यहां अपन बात करेंगे जो केचुआ मर्दा के अंदर 1 मीटर की गहराई में रहता है वो फसलों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका अर्थवर्म है, केचुए का एक प्रकार है। उसके बाद में डायोजिक है, 1 से 3 मीटर की गहराई में रहता है। इंडोजिक आपके 3 मीटर से अधिक गहराई में रहता है। तो यहाँ एपिजिक केचुए की राजस्थानी कंडीशन के अंदर उपयुक्त जो प्रजाति है वो कौन सी है, आइसिनिया फोएटिडा। ठीक है, एपिजिक 1 मीटर की गहराई तक, इंडोजिक 1 से 3 मीटर की गहराई तक, ये 3 मीटर से अधिक गहराई तक, और डायोजिक 1 से 3 मीटर की गहराई के अंदर ये रहता है। तो फसलों के लिए उपयुक्त जो केचुआ है वो कौन सा है, आपका एपिजिक केचुआ है। इसके बाद मैंने ये बता ही दिया राजस्थान की परिस्थितियों में उपयुक्त केचुए की जो प्रजाति है आइसिनिया फोएटिडा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सरल है।
किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने से पहले कुछ जनरल बातें हैं, उन जनरल बातों के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पहली जनरल बात यह है कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है उस वर्मी कंपोस्ट के लिए एक उपयुक्त केचुए की प्रजाति चाहिए जिसकी प्रजनन क्षमता क्या हो, ज्यादा हो। इस प्रकार के एक उचित प्रकार का केचुआ काम में लिया जाता है। उसके बाद उस केचुए को के लिए एक वर्मी बेड बनाया जाता है। जैसे यह आपका वर्मी बेड है, इस वर्मी बेड की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई वो 3 से 4 फीट है। इस वर्मी बेड की ये जो लंबाई है वो लंबाई आपके 40 से 50 फीट लंबी है। अब यहाँ ये जो वर्मी बेड की जो लंबाई है वो 40 से 50 फीट है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3 से 4 फीट है। एक वर्मी बेड बनाएंगे और ये वर्मी बेड एक ऐसे स्थान पे बनाई जाती है जो छायादार हो, क्योंकि आपने देखा होगा बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि जो आपका केचुआ होता है अंधेरे वाले स्थान के ऊपर केचुए की प्रजनन की जो क्रिया है वो तेजी से संपन्न होती है, और जितने प्रजनन की क्रिया तेजी से संभव होगी उतना केचुए की संख्या में क्या होता है, सुधार होता है। इसलिए केचुआ इस ऐसी जगह पर वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है जो छायादार हो, अंधेरे वाले स्थान के ऊपर केचुए की संख्या में जल्दी इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ ऊपर टिन सेट के द्वारा या टाट के द्वारा अपन क्या करते हैं, छाया करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ अपन क्या करते हैं, मटेरियल डालते हैं, और मटेरियल डालने के बाद में देखो क्या होता है, इस मटेरियल का जो नमी परसेंटेज है वो आपके लगभग 30 से 50% इसके अंदर क्या रहनी चाहिए, नमी रहनी चाहिए। क्योंकि बिना नमी के कारण जो केचुआ है वो केचुआ क्या होता है, इसका डिकम्पोज नहीं कर पाता, अच्छी तरह से उसको वर्मी कंपोस्ट में नहीं बदल पाता है। इसलिए इसके अंदर 30 से 50% नमी का होना आवश्यक है। एक ये होता है इस केचुए के लिए जो एक क्लाइमेट होनी चाहिए, वो क्लाइमेट कितनी हो आपके, इसका जो टेम्परेचर है वो है आपके 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर इसका जो टेम्परेचर है वो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार वापस रिवर्स आइए, वर्मी बेड है, इस वर्मी बेड की जो लंबाई है 40 से 50 फीट, वर्मी बेड की चौड़ाई है 3 से 4 फीट, इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अंदर नमी परसेंटेज है वो आप कर सकते हो 30 से 50%। उसके बाद उचित परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट बनने में लगभग 60 दिन का समय लगता है, 45 से 60 दिन भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से तैयार करेंगे, एक बेड तैयार करेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने बता दी, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए 25 से 30, मॉइस्चर कितना रहना चाहिए लगभग 30 से 50, और लगभग 60 दिन के अंदर वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। और वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो एनपीके का जो मात्रा है वो मैंने आपको ऊपर बताया, 15 से 25, 16 से 18, 10 से 15 और बीच के अंदर आपको क्या लगाना है, डॉट लगाना है। ये आपके वर्मी कंपोस्ट में एनपीके की मात्रा कंप्लीट है। उसके बाद में देखो इसकी जो जनरल चीजें आती है, एक आता है आपका खेत में प्रयोग करना। तो जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट का खेत में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, यहां अपन बात करेंगे। खेत की तैयारी के समय खाद्यान्न फसलों में 5 से 6 टन, मैं टन की बात कर रहा था, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल। तो अपन जनरल जो फसलें होती है, खाद्यान्न फसलें होती है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, धान है, इसके अंदर मोस्टली 5 से 6 टन मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सब्जियां है, सब्जियों के अंदर इसकी 7.5 टन मात्रा काम में ली जाती है। उसके बाद नोट लगा के यहाँ लिखाया गया है, एक आता है कोकुन, एक आता है केचुआ और एक आता है वर्मी कंपोस्ट। तो कोकुन क्या होता है, जो केचुए का छोटा नवजात होता है उसे कोकुन कहेंगे, केचुआ जो है वो पूर्ण विकसित है, और एक आता है वर्मी कंपोस्ट। इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, वर्मी कास्टिंग। तो वर्मी कंपोस्ट के टॉपिक में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, केचुए के द्वारा तैयार की गई खाद को क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कास्टिंग क्या होती है, कोकुन, केचुआ, वर्मी कंपोस्ट तीनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से इसको क्या नाम देंगे, वर्मी कास्टिंग। नेक्स्ट जो है एक आता है जैसे केचुआ जो है, केचुए का जो रंग है उस रंग में से भी क्वेश्चन आता है। तो केचुए का जो लाल रंग होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, वो रहता है फोरफायरिन वर्णक के कारण। तो आपसे पूछा जाए केचुए का लाल रंग फोरफायरिन वर्णक के कारण, इसे किसान का मित्र या मृदा का बैरोमीटर कहा जाता है।
अब देखो जैसे अपन बात करेंगे बैरोमीटर का, यहाँ पे नाम आया है, तो बैरोमीटर की बात करेंगे, जो वायु दाब मापी है उसे बैरोमीटर कहा जाता है। तो मृदा के वायु दाब मापी के रूप में कार्य कौन सा वर्म करता है, वो है आपका अर्थवर्म केचुआ। मृदा का बैरोमीटर किसे कहा जाता है, केचुए को। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केचुए को। तो इस प्रकार से 5 से 10 क्वेश्चन आपके केचुए बनते हैं, जो मैंने आपको ऊपर आसानी से बताए हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से केचुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर भी केचुए से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसलिए केचुए के टॉपिक को ईमानदारी से हर एक कंडीशन इसकी है ना आपको सही तरीके से पढ़ना है। तो पहला था आपका गोबर की खाद, नंबर 2 था आपका केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसको कह सकते हैं, नंबर 3 है आपका ग्रीन मैन्योर। यहां अपन बात करेंगे जो ग्रीन मैन्योर होता है, हरी खाद है, इस हरी खाद के बारे में बात करेंगे। हरी खाद की जो डेफिनेशन है उसके बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो हरी खाद है, हरी खाद में आपने देखा होगा दलहनी व अदलहनी फसलों को उचित हरी अवस्था में मिट्टी में पलट दिया जाता है, जिससे मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है। ऐसी खाद को ग्रीन मैन्योर या हरी खाद कहा जाता है, दलहनी और अदलहनी। लेकिन संभवतः दलहनी फसल हो तो वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि दलहनी फसल को हरी खाद के रूप में लेने से नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होगा और मृदा की फर्टिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट होता है। तो दलहनी व अदलहनी फसलों को उचित हरी अवस्था में मिट्टी में दबाने से मृदा उर्वरता बढ़ती है, इसे हरी खाद कहा जाता है। हरी खाद को मोस्टली 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है आपका खेत की खेत में, नंबर 1 है, नंबर 2 है आपका हरी प्रण विधि। तो यहां अपन बात करते हैं खेत की खेत में। जैसे ये अपना खेत है और इस खेत के अंदर हरी खाद के रूप में आपने ढेंचे की फसल लगाई, और हरी खाद में के रूप में ढेंचे की जो फसल है उस फसल में जैसे ही आपकी फ्लोरिंग स्टेज आती है 45 से 60 दिन की होती है, उसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे जैसे एक आता है हरी प्रण विधि। हरी प्रण विधि के अंदर क्या है, ये आपका एक खेत है जिसमें आपने कोई फसल ले रखी है। ठीक है, और इस खेत के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाना है, तो यहां आप फसल उगाओ, और यहां फसल उगाने के बाद जैसे ही आपकी फ्लोरिंग स्टेज आती है, पुष्पन अवस्था आती है, इस फसल को यहां लाकर आप है ना मिट्टी के अंदर डालकर है ना इसे मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी में दबा दिया जाता है। ये मेथड कौन सा है आपका, हरी प्रण विधि। तो यहां खेत की खेत में कोई दिक्कत नहीं है। जिस खेत के अंदर फर्टिलिटी बढ़ाना है, मृदा उर्वरता को बढ़ाना है, उस खेत के अंदर अपन क्या करेंगे, हरी खाद के रूप में फसल उगाएंगे, और हरी खाद के रूप में फसल उगाने के बाद अपन क्या करते हैं, इसको मिट्टी पलटने वाले हल से दबा देंगे। हरी प्रण विधि के अंदर क्या होता है, इस खेत की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, और यहां पर वाटर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यहां पर पानी की सुविधा नहीं है, या हो सकता है इस खेत में कोई दूसरी फसल लगा रखी है, इसलिए इस खेत के अंदर आप फसल तैयार करो और वो फसल फ्लोरिंग स्टेज के ऊपर आ जाए, इस खेत के अंदर डालकर मृदा के अंदर इसको दबा दिया जाता है। ये आपकी हरी प्रण विधि है। इंडिया के अंदर मोस्टली किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है, खेत की खेत में हरी खाद तैयार करना। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हरी खाद बनाने के लिए काम में ली जाने वाली फसलों की बीज दर। ठीक है, यहां अपन बात करेंगे। इसको पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा आप ध्यान दो, हरी खाद के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की फसलों का चुनाव किया जाता है। तो ये जनरल सी चीज है, आपने देखा होगा फसलों के अंदर काफी है ना किसान को मेहनत करनी पड़ती है, खाद डालना पड़ता है, महंगा बीज लाना पड़ता है, उनमें कई कृषि क्रियाएं करनी पड़ती है। तो यहां जैसे हरी खाद जो है, हरी खाद के रूप में अपन ऐसी फसल का चुनाव करेंगे जो फसल के वानस्पतिक जो भाग है वो ज्यादा हो, क्योंकि वानस्पतिक भाग जितना ज्यादा होगा वो हरी खाद मृदा के अंदर उतनी तीव्रता से क्या होती है, डिकम्पोज होती है, उनका विच्छेदन होता है, और वो मृदा में तीव्रता से क्या हो जाते हैं, मिल जाती है। ये सबसे पहला गुण होना चाहिए। दूसरा गुण होना चाहिए
कि संभवतः हरी खाद के रूप में दलहनी फसल को शामिल करना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसल को शामिल करेंगे तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के कारण मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति होने के कारण मृदा उर्वरता बढ़ती है। नंबर 3, हरी खाद के रूप में उगाई जाने वाली फसल का जो बीज है वो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ होना चाहिए और मार्केट के अंदर आसानी से उपलब्ध होने वाला चाहिए। चौथा गुण है, हरी खाद के लिए काम में ली जाने वाली जो फसल है वो फसल क्या होनी चाहिए, तीव्रता से बढ़ने वाली हो, कम खाद चाहने वाली हो और कम पानी चाहने वाली हो, ताकि कम कृषि क्रियाओं में या कम खर्चे में भी वो फसल तीव्रता से बड़ी हो जाए। और एक आता है क्रॉप ड्यूरेशन, जो काल है क्रॉप का वो कम रहना चाहिए। फसल जो है वो लगभग 45 से 60 दिन के अंदर अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ताकि खेत के अंदर नेक्स्ट क्रॉप को आसानी से उगाया जाए। ये हरी खाद की फसलों के आवश्यक गुण है, किस प्रकार की हरी खाद के लिए फसल का चुनाव किया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि मोस्टली हरी खाद के लिए काम में ली जाने वाली जो फसलें हैं उन फसलों की जो सीड रेट है वो कितनी है। तो यहां अपन बात करेंगे जो आपका क्रोटोलेरिया जूनसिया है, सनई है, सनई की अपन बात करेंगे। सनई को हरी खाद के रूप में उगाओगे तो कितनी बीज दर आप काम में लोगे। तो यहां पर देखो सनई है, सनई को अपन 1 हेक्टेयर के अंदर हरी खाद के रूप में लेंगे तो इसकी जो मात्रा है वो 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन काम में लेंगे। यहां जो ढेंचा है, ढेंचे की बात करेंगे 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर। तो ढेंचे की फसल को हरी खाद के रूप में लेने के लिए पर हेक्टेयर जो बीज दर है वो कितनी है आपकी, 60 से 80। सनई 50 से 60, आपका ढेंचा 60 से 80। एक आता आपका ग्वार आता है, क्लस्टर बीन जिसको बोलते हैं। तो क्लस्टर बीन क्या होता है, जिसकी फली गुच्छों में लगी हुई रहती है। क्लस्टर बीन जो गंवार है, गंवार के अंदर जो सीड रेट है, जिसे सामान्य गंवार की सीड रेट 15 से 20 केजी होती है, लेकिन सामान्य फसल की अपेक्षा जब हरी खाद के रूप में इन फसलों को लगाया जाता है तो इनकी बीज दर क्या रहती है, एक्स्ट्रा रहती है, क्योंकि जितना प्लांट्स की संख्या होगी उतना किसान के लिए या मृदा के लिए फायदेमंद रहता है। तो यहां अपन बात करेंगे जो गंवार है वो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन क्या करते हैं, सीड रेट काम में लेंगे। हरी खाद के रूप में जैसे मूंग है आपका, उड़द है, तो मूंग और उड़द को आप सामान्य 15 से 20 किलोग्राम सीड रेट है ना पर हेक्टेयर के हिसाब से आप काम में लोगे। इसके अलावा जो चौला है, लोबिया है, लोबिया की 40 से 45 किलोग्राम या 45 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आप मात्रा काम में लोगे। तो यहां आपसे पूछा जाए हरी खाद के रूप में काम में ली जाने वाली फसलों की बीज दर होगी, आपका पहला है सनई, सनई की बीज दर है आपकी 50 से 60, ढेंचा है आपका 60 से 80, गंवार है आपका 25, ये 20 से 25, मूंग और उड़द है 15 से 20 और लोबिया की जो सीड रेट है वो कितनी है, 45 से 50 किलोग्राम। ठीक है, एक बार फिर से याद कीजिए, सनई है, ढेंचा है, मूंग है, मोठ है, उसके अलावा आपका उड़द है, चंवला है। तो सनई में 50 से 60, ढेंचे में 60 से 80, गंवार में 20 से 25, मूंग और उड़द में 15 से 20 और लोबिया में 45 से 50 किलोग्राम मात्रा काम में लेते हैं। अब देखो एक चीज यहां आती है, जैसे हरी खाद को आपने मिट्टी में मिला दिया, तो हरी खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद उसके डिकम्पोज के लिए, उसके विच्छेदन के लिए जो मृदा कंडीशन है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो यहां पर देखो जो सॉइल है आपका, सॉइल है, इस सॉइल का जैसे एक होता है टेम्परेचर और एक होता है इसकी मॉइस्चर। तो यहां अपन बात करेंगे कि हरी खाद के उचित डिकम्पोज के लिए सोइल का जो टेम्परेचर है, सोइल का जो मॉइस्चर है वो कितना रहना चाहिए। तो यहाँ टेम्परेचर की बात करेंगे, सभी सूक्ष्म जीवों की उचित क्रिया के लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा जो है एक आता है कि यहाँ पर टेम्परेचर और एक आता है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर कितनी है आपकी, 25 से 30% मॉइस्चर यदि मृदा की रहती है तो उस मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रिया सही रूप से संचालित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए मृदा का टेम्परेचर 25 से 30, यदि इस टेम्परेचर के अंदर कमी होती है या बढ़ोतरी होती है तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया धीमी पड़ जाती है, जो क्या होता है हरी खाद की फसल के डिकम्पोज के लिए अच्छा नहीं रहता।
यहाँ जो इसकी मॉइस्चर कंटेंट है 25 से 30 या इससे थोड़ी ज्यादा भी हो जाए तो भी आपकी हरी खाद के डिकम्पोज के लिए अच्छी है। नेक्स्ट आता है जो हरी खाद के लिए जो काम में ली गई जो फसलें हैं, इन फसलों का जो हरी खाद के रूप में प्रमुख फसलों के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस फसल के द्वारा कितनी मात्रा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो प्रमुख फसल है आपकी शनई, क्रोटोलेरिया जो जूनसिया है। इस क्रोटोलेरिया जूनसिया को आप 1 हेक्टेयर के अंदर आप हरी खाद के रूप में काम में लोगे तो 1 हेक्टेयर के अंदर हरी खाद के रूप में काम में लेने से इसकी जो सीड रेट है वो है आपकी 80 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो यहां पर देखो 80 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सनई के द्वारा 1 हेक्टेयर में 1 वर्ष में कितना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, 80 केजी। ढेंचे की बात की जाए तो ढेंचे के द्वारा 78 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा अपने खेतों के अंदर कि खेत के अंदर खेजड़ी का जो प्लांट है उस प्लांट के नीचे आपने देखा होगा खेजड़ी के जो अवशिष्ट पदार्थ है वो गिर जाते हैं या खेजड़ी के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा नाइट्रोजन का निर्माण किया जाता है। और 1 हेक्टेयर क्षेत्र में खेजड़ी के प्लांट हो तो लगभग 195 केजी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। इसी कारण जिन खेतों के अंदर खेजड़ी का पेड़ ज्यादा होता है उन खेतों के अंदर फसल की लंबाई क्या रहती है, ज्यादा। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि फसल की लंबाई ज्यादा होने के कारण फसल का जो दाने का प्रोडक्शन होता है वो क्या रहता है, कम रहता है। इसी कारण आपने देखा होगा कुछ किसान जो है उन किसानों की फसल पेड़ों के नीचे क्या हो जाती है, लोडिंग हो जाती है, गिर जाती है और ज्यादातर किसान इसी कारण पेड़ों को काट देते हैं। लेकिन फायदा क्या है कि 195 केजी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। एक आता है रिजका जो है, रिजके के द्वारा ये डेटा थोड़ा किताब के अंदर वेरिएशन मिलता है 190, 205, लेकिन इसको आप है ना ऑथेंटिक मान के 195 जो केजी है आपका वो पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका क्या होता है, फिक्सेशन होता है। एक आता है जो रिजका है, लूशन है आपका। रिजके के द्वारा 195 से 210 केजी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो ऊपर देखिए सनई में 80 केजी, ढेंचे में 78 केजी, खेजड़ी में 195 केजी, रिजका के अंदर कितना है 195 से 210 केजी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इसके अलावा देखो मूंगफली है, मोठ है, लोबिया है। मूंग, मोठ, लोबिया के अंदर 50 केजी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो देखो सनई है 80 केजी, आपका ढेंचा है 78 केजी, नंबर 3 पे खेजड़ी आता है 195 है, रिजका आता है 190 से 210। उसके अलावा जिसे नीचे मूंग, मोठ, लोबिया है ये 50 केजी नाइट्रोजन का पर हेक्टेयर के हिसाब से फिक्सेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत गजब का टॉपिक है, इसलिए आप इनकी सभी बातों को अपने माइंड के अंदर सेट करोगे। उसके बाद बात करेंगे कि भारत के अंदर हरी खाद के रूप में मुख्यतः कौन सी फसल को उगाया जाता है, सनई को, और राजस्थान के अंदर ढेंचे की फसल को लगाया जाता है। ये नोटिस करने योग्य बात है, हरी खाद की फसल की पलटाई पुष्पन अवस्था पर किया जाता है। तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हरी खाद की पलटाई है वो किस अवस्था पे की जाती है, तो फ्लोरिंग स्टेज होता है। हरी खाद की जो पलटाई है वो किस अवस्था के ऊपर करेंगे, हरी खाद की पलटाई जो है वो पुष्पन अवस्था के ऊपर की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। उसके बाद जब मृदा में नमी की मात्रा मैंने जैसे पहले बताया 30%, मृदा का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30% रहता है, तो हरी खाद की फसल का विच्छेदन शीघ्रता से होता है, मैंने ऊपर भी बताया है आपको। उसके बाद नंबर 4 आता है पॉइंट, वो आता है कंपोस्ट। तो देखो पहला हमने पढ़ा गोबर की खाद, एनपीके का अनुपात 50, 25, 50, अर्थ है इसका 0.50, 0.25 और 0.50। वर्मी कंपोस्ट सेकंड वो है 15 से 25, मतलब 1.5 से 2.5, 1.6 से 1.8 और 1 से लेके 1.5% एनपीके का रेशियो पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट का अर्थ होता है केचुए के द्वारा तैयार की गई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। केचुआ किसान का क्या है, मित्र है, जिसे मृदा का बैरोमीटर भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो 4 है वो 4 है आपकी कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट की अपन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपोस्ट क्या होता है। तो कंपोस्ट की बात करेंगे, कंपोस्ट एक जैव रासायनिक क्रिया है
जैव रासायनिक क्रिया का अर्थ यह होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन किया जाता है और विच्छेदन करके उनको सड़ाकर क्या होता है कंपोस्ट या उचित खाद के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। यहां डेफिनेशन देखो, कंपोस्टिंग एक क्रिया है जैव रासायनिक, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, कंपोस्टिंग एक क्रिया है जैव रासायनिक जिसमें वायवीय और अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करके खाद तैयार किए जाते हैं। कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय व अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा जीवाणुओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करके खाद का निर्माण किया जाता है, उसे कंपोस्ट कहा जाता है। अब यहां अपन बात करेंगे कंपोस्ट की जो विधियां हैं। कंपोस्ट की विधियों के अंदर पहली जो आपकी विधि है वो है आपका इंदौर विधि। तो इंदौर विधि के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंदौर विधि का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया। तो इंदौर विधि का आविष्कार ए होवार्ड और यशवंत डी वार्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर के अंदर 1924 के अंदर किया गया। इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इंदौर विधि का जो आविष्कार है ए होवार्ड और यशवंत डी वार्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन 1924 में इंदौर के अंदर इस विधि का आविष्कार किया गया। तो कंपोस्ट का जो पहला मेथड है वो इंदौर विधि। इस विधि में 10 फीट लंबा, 6 से 8 फीट चौड़ा और 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा तैयार किया जाता है। जी हां, देखिए यहां इस विधि के अंदर अपन क्या करेंगे, एक 10 फीट लंबा, ये 10 फीट लंबा है आपका, इसकी जो चौड़ाई है 10 फीट ये लंबा है, इसकी चौड़ाई है 6 से 8 फीट और इसकी जो डेप्थ है वो है 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा तैयार किया जाता है। और इस विधि में कंपोस्ट तैयार होने में 3 माह का समय लगता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यशवंत और ये होवार्ड जो है इस साइंटिस्ट के द्वारा जो ये इंदौर है 1924 के अंदर इस विधि का आविष्कार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपका। नेक्स्ट आता है आपका बेंगलोर विधि। तो बेंगलोर विधि की अपन बात करेंगे। बेंगलोर विधि के अंदर क्या होता है, बेंगलोर जो विधि है इसका आविष्कार CN आचार्य के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में किया गया। वहां यशवंत ए होवार्ड और डी के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ए होवार्ड और यशवंत डी वार्ड के द्वारा। और यहां पर बेंगलोर विधि का जो आविष्कार है CN आचार्य ने जो इंस्टीट्यूट है आपका बेंगलोर में वहां पर इसका निर्माण किया। इस विधि में खाद की पलटाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आप कंपोस्टिंग की ऐसी मेथड, ऐसी क्रिया जिसमें जो कंपोस्ट है उसकी पलटाई करने की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सी आपकी बेंगलोर विधि, CN आचार्य के द्वारा बेंगलोर के अंदर इस विधि का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट आता है आपका नेडेप कंपोस्ट। नेडेप जो कंपोस्ट है यह विधि महाराष्ट्र के एक कृषक जिसका नाम है नेडेप काका के द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया। एक बार फिर आप जाइए इंदौर विधि के अंदर ए होवार्ड और यशवंत डी वार्ड के द्वारा उसका निर्माण किया गया। उसके बाद बेंगलोर विधि का निर्माण CN आचार्य के द्वारा किया गया और नेडेप विधि का निर्माण या आविष्कार जो महाराष्ट्र का कृषक काका था नेडेप काका, उसके द्वारा इस विधि का आविष्कार किया गया है। इस विधि में टैंक की भराई 48 घंटों में पूर्ण कर ली जाती है। इस विधि में कंपोस्ट तैयार करने में 3 से 4 माह का समय लगता है। आपसे पूछा जाए बेंगलोर विधि जो है, बेंगलोर विधि में खाद की पलटाई नहीं की जाती। नेडेप जो विधि है इसमें गड्ढा बनने में 48 घंटे का समय लगता है और कंपोस्ट तैयार होने में 3 से 4 माह का समय लगता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब यहां पर देखो नेक्स्ट जो बात करेंगे, एक आता है प्रयोग विधि। सामान्य फसलों में 10 से 15 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है और सब्जियों में 20 से 25 टन पर हेक्टेयर इनका प्रयोग करेंगे और इसका जो प्रयोग है बुआई के 3 से 4 माह पूर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, इसके अलावा आपका जो कंपोस्ट है, तो कंपोस्ट तैयार करने की विधियां जो है आपके कंप्लीट है। अब देख लेते हैं अपने टॉपिक का कौन कौन सा भाग है, वो बाकी बचा हुआ है। तो अपने टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट जो लास्ट भाग बचा हुआ है वो भाग बचा हुआ है मोस्टली आपके खली की खादें। खली की खाद है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और उन क्वेश्चन की अपन बात करेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे खली की खाद क्या है।
तो देखो खली की खाद का अर्थ ये होता है तिलहन फसलों में तेल निकालने के बाद बाकी बचा जो मटेरियल है उस मटेरियल का प्रयोग मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उस मटेरियल को खली की खाद कहा जाता है। देखिए यहाँ तिलहनी फसलों से तेल निकालने के बाद बचा अवशिष्ट क्या कहलाता है, खली की खादें। खली की खादों को मोस्टली दो भागों में बांटा गया है। एक आता है खाद्य खलियां जिसको पशुओं को खिलाया जा सकता है, एक आता है अखाद्य खलियां जिसको पशुओं को खिलाया नहीं जा सकता। तो खाद्य खलियों के अंदर पहला आता है आपका कपास। तो इन खलियों के अंदर कुछ रसायन होते हैं, उन रसायनों के अंदर से क्वेश्चन आता है कपास की खली में पाया जाने वाला रसायन का क्या नाम है। तो कपास की खली में पाया जाने वाला जो रसायन है वह है आपका गोसिपोल। कपास की खली में पाए जाने वाले रसायन का नाम गोसिपोल। मूंगफली जो है, मूंगफली के अंदर आपने देखा होगा सुपरवाइजर 2012 के अंदर यहां एक क्वेश्चन पूछा गया कि मूंगफली के अंदर पाए जाने वाला रसायन कौन सा है, वो है एफ्लाटॉक्सिन। आपने देखा होगा एफ्लाटॉक्सिन की जांच कैसे कर सकते हैं, जैसे कई बार अपन मूंगफली खाते रहते हैं तो अपने को एक जहरीला तत्व लगता है या उसका जो स्वाद है वो जहरीला लगता है, तो वो क्या है आपका एफ्लाटॉक्सिन। एस्परजिलस जो नाइजर कवक है वो अधिक नमी के कारण क्या होता है, वो सक्रिय होता है और एफ्लाटॉक्सिन जो रसायन है उसका निर्माण करता है, और मूंगफली के अंदर एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा अधिक होने के कारण ये विषैली हो जाती है। उसके अलावा जैसे मूंगफली है, मूंगफली के अंदर एक दूध बढ़ाने वाला रसायन पाया जाता है जिसका नाम है अरेडीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूंगफली में पाए जाने वाला हानिकारक विषैला तत्व एफ्लाटॉक्सिन और दूध बढ़ाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, अरेडीन। कपास के अंदर गोसिपोल। नंबर 3 है सरसों। सरसों के जो खली है उसमें तीक्ष्ण गंध के लिए उत्तरदायी जो रसायन है वो कौन सा आपका सिनिग्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा होगा सरसों के जो बीज है वहां से तेल निकालते हैं, तो तेल निकालते समय आपने देखा होगा आंखों के अंदर एक जलन सी होती है ना, वो जलन किसके द्वारा होती है, सिनिग्रीन रसायन के कारण। और नंबर 4 है तिल के तेल की भंडारण कैपेसिटी बनाए रखने के लिए उत्तरदायी जो रसायन है वो कौन सा है, सिसेमोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके खाद्य खलियों में। खाद्य खलियों की बात करेंगे जिन खलियों को पशुओं को आसानी से खिलाया जा सकता है। कपास के अंदर पाया जाने वाला रसायन गोसिपोल, मूंगफली के अंदर एफ्लाटॉक्सिन जिसे अरेडीन जो दूसरा रसायन है दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। सरसों में तीक्ष्ण गंध आती है आप सिनिग्रीन, और एक आता है तिल के तेल की स्टोरेज कैपेसिटी के लिए उत्तरदायी जो रसायन है वो कौन सा आपका, सिसेमोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आते हैं। नेक्स्ट जो आपकी खली है वो है आपका नीम की खली। नीम की खली की बात करेंगे। नीम की खली जो एक अखाद्य खली के अंदर आता है, आपने देखा होगा बहुत कड़वी आती है, जहरीली आती है, और इसके अंदर सभी जो पार्ट्स है नीम के वो एक इंसेक्टिसाइड के गुण इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो यहां देखा होगा अजराडैक्टिन है, निम्बिडीन है, ये दो रसायन इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। बहुत सारी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आपको बारी बारी से रिपीट होता हुआ मिलेगा। नीम की खली में पाए जाने वाला जो रसायन है अजराडैक्टिन है, दूसरा रसायन आपका निम्बिडीन है। इसके अलावा जैसे एक आता है महुआ। महुआ की बात करेंगे, महुआ के अंदर पाया जाने वाला रसायन सेपोनिन। यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि जो आपकी खली की खादें हैं, इन खली की खादों का जो प्रयोग है मोस्टली 10 से 15 दिन पूर्व किया जाता है बुआई के। लेकिन महुआ की खली में जो सेपोनिन है इसका डिकम्पोज क्या होता है, लेट होता है, और इसका डिकम्पोज देरी से होने के कारण इसका जो प्रयोग है वो 2 माह पूर्व किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए महुआ की खली का प्रयोग बुआई के कितने दिन पूर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके 2 माह पूर्व। महुआ की खली में पाया जाने वाला रसायन सेपोनिन, नीम की खली में पाया जाने वाला रसायन अजराडैक्टिन और निम्बिडीन। एक आता है अरंडी। अरंडी में पाए जाने वाला जो रसायन है रिसिन, और करंज को भी अपन क्या करते हैं आपके इसकी जो खली है उस खली को मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहां देखो अजराडैक्टिन के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, इस जो नीम की जो निम्बोली है, इसकी जो खली है, इस खली का जो प्रयोग है वो इंसेक्टिसाइड के रूप में भी किया जाता है। जैसे कोई प्लांट लगाने से पहले अपन क्या करते हैं, उस गड्ढे के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में नीम की खली डाल देते हैं, तो इसमें पाए जाने वाले ये जो रसायन होते हैं वो क्या करते हैं, दीमक के कंट्रोल के लिए काम आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट था मैंने बताया आपको। इसके बाद अपन बात करेंगे कि ये जो खली की खादें होती है, इन खली की खादों का जो प्रयोग है वो प्रयोग किया जाता है आपकी बुआई के
2 सप्ताह पूर्व, यहां पर देखो इन खली की खादों का जो प्रयोग है बुआई के 2 सप्ताह पूर्व। लेकिन मावा की खली में पाया जाने वाला सेपोनिन जो रसायन है, इस सेपोनिन रसायन का विच्छेदन क्या होता है, देरी से होने के कारण इसका जो प्रयोग है बुआई के 2 माह पूर्व किया जाता है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको हाथों हाथ बताए हैं। उसके बाद आता है कौन सी खली के अंदर एनपीके की मात्रा कितनी होती है। तो यहां पर देखो आप, यहां पे खाद का जो प्रकार है, गोबर की खाद है, भारी स्थूल कार्बनिक जो खादें हैं, इन खादों के अंदर जो आपका जनरल जो आपका एनपीके होता है, गोबर की खाद में 0.5 है, यहां नाइट्रोजन की मात्रा फास्फोरस की मात्रा 0.4 से 0.3 है, एक आता है पोटास 0.5 है। शहरी जो कूड़ा करकट होता है उसके अंदर आपकी जिसे एन की जो मात्रा है वो मात्रा है आपकी 1 से 2%, पोटास फास्फोरस है 1%, पोटास है आपका 0.5%। एक आता है देहाती जो कंपोस्ट आता है उसके अंदर 0.4 से 0.8 और एक आता है 0.3 से 0.6। उसके बाद ये आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप है ना जैसे पेंडिंग में रखेंगे और आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में अपन बात करेंगे। धन्यवाद।